vectors are divided into two types. One is polar vectors and another one is axial vectors. Polar vectors and another is axial vectors. तो polar vectors कौन से vectors होते हैं? Polar vectors are those vectors which have a starting point or point of application. Those vectors which have a starting point or point of application. Those vectors are known as polar vectors. Example is displacement और फोर्स. तो ये वो वेक्टर्स हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है. रजत, आपकी ऑडियो कनेक्टेड है बेटा? रजत, मुझे आपकी आवाज नहीं आई कोई. आपकी ऑडियो कनेक्टेड है? एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स रजत, वॉल्यूम क्लियर है बेटा? Axial vectors are those vectors which represents rotational effect, which represents रजत, आप या तो रीज्वाइन कर लो, अगर वॉल्यूम क्लियर नहीं है तो एक बार रीज्वाइन कर लो आप. ओके सर. अभी आ गई है? धीरज, 1 मिनट वेट करते हैं हम रजत के ज्वाइन करने तक. हाँ जी रजत, वॉल्यूम क्लियर है बेटा? यस सर. ओके, तो हमने बात की पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स की. तो वेक्टर्स क्या क्वांटिटीज हैं? वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं. तो फर्दर हम वेक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है पोलर और है एक्सियल. पोलर वेक्टर्स वो हैं जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट हो गया या फोर्स हो गया. और एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट को दिखाते हैं एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड वो लगते हैं इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड रूल. इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल. तो वो वेक्टर्स जिनका राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन निकालते हैं, तो कई वेक्टर्स ऐसे होते हैं बेटा राइट हैंड स्क्रू रूल से हम उनकी डायरेक्शन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थंब. तो आगे पता लगेगा धीरे धीरे आपको, ऐसे कई सारे हमारे पास क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाली जाती है. उनका एग्जाम्पल क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी इनका एग्जाम्पल है. एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन एटसेट्रा. तो ये सारी जो हमारी ये वेक्टर क्वांटिटीज ही है तो ये भी वेक्टर, इनके पास भी डायरेक्शन है, लेकिन ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड एप्लीकेबल होती हैं. तो एक्सियल वेक्टर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होती है
और पोलर वेक्टर एक पॉइंट पे एप्लीकेबल होता है। तो ये दो तरह के वेक्टर्स हो गए। नाउ फर्दर देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। some more types of vectors are there। तो वेक्टर्स और भी कई तरह के हम डिविजन कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है इक्वल वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स तब कहलाते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर इनकी इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है तो ये कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स कब कहलाएंगे? ए वेक्टर और बी वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर if they have same magnitude but they have opposite direction। if they have same magnitude but opposite direction। अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। ओके, फर्दर को इनिशियल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स तब कहलाते हैं जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। तो ए वेक्टर भी इसी पॉइंट पे, सपोज ओ पॉइंट पे एप्लीकेबल है और वहीं पे बी वेक्टर भी ओ पॉइंट पे एप्लीकेबल है। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी को इनिशियल if their initial point is common। if their initial point is common और सेम। अगर उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन या सेम है तो वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में एक्ट करते हैं, मतलब डायरेक्शन सेम होती है। ए वेक्टर और बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स, नो मैटर्स देयर मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। ठीक है ना? कोलिनियर वेक्टर्स आर two vectors are said to be collinear if they have same direction and they can have same magnitude, same or different magnitude। तो उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है बेटा, डायरेक्शन उनकी सेम होगी तो वो कोलिनियर वेक्टर्स हो जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आ गया कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स व्हिच आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। They are acting in the same plane। वो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं, मतलब ए बी और ये सी, अगर ये एक्स वाई प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं, ये सेम प्लेन में है ये, तो ये कोप्लेनर वेक्टर है। तो तीनों सेम प्लेन में एक्ट कर रहे हैं तो दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके,
तो इसका मतलब है कि दो कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोलिनियर है। अगर वो कोलिनियर है तो वो कोप्लेनर भी हो सकते हैं, वो कोप्लेनर है तो वो इक्वल वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो अगर कोप्लेनर है तो वो नेगेटिव वेक्टर भी हो सकते हैं, वो कि सेम प्लेन में ही हो सकते हैं वो। तो अल्टीमेटली ऐसे ही दो वेक्टर्स अलग अलग कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर, एक वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर तब कहा जाता है जब उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इफ इट हैज अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, तो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर ये है, अगर ये पॉइंट इसका फिक्स है, तो दिस वेक्टर इज नोन एज लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड, it is that vector which do not have a fixed initial point, which do not have a fixed initial point, तो वो नॉन लोकलाइज्ड है। तो इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। इसका फिक्स था, इसका नहीं होगा, तो वो नॉन लोकलाइज्ड होगा। तो इस तरह से हम वेक्टर्स को कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ थ्योरेटिकल टर्म्स थी वेक्टर से रिलेटेड। नाउ मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर को डिनोट ऐसे किया जाता है, इफ देयर इज अ वेक्टर तो ए वेक्टर इज डिनोटेड एज दिस, एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, वेक्टर के आसपास दो लाइंस लगा दो या वेक्टर के ऊपर का एरो हटा दो। तो इस तरह से भी शो किया जा सकता है और इस तरह से भी। मतलब मॉडुलस या तो वेक्टर लिखा है तो उसके साइडों पे लाइन लगा दो, नहीं तो ये ऊपर वाला एरो हटा दो, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है हमारे पास बेटा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। A unit vector of a given vector is the vector of unit magnitude and has the same direction as is given by that vector। तो एक यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का हो सकता है। जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, ऐसा। तो a unit vector of a given vector is a vector of यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब मैग्नीट्यूड उसका 1 है एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर। तो एक यूनिट वेक्टर, एक वेक्टर का ऐसा वेक्टर होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन वो क्या करता है, सेम देता है। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप, इसको कैप बोलते हैं बेटा, इस चीज को कैप बोला जाता है ये। तो ये हमारे पास इसको कैप कहा जाता है। तो ए कैप से हम लिखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, ए कैप। ओके। तो एक वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाता है, उसका मॉडुलस और उसकी डायरेक्शन। तो अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉडुलस एंड इट्स डायरेक्शन। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर, वो किससे इक्वल होता है, वेक्टर को जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें उसका यूनिट वेक्टर मिलता है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्लियर है बेटा यहाँ तक, हाँ जी।
यस सर। ओके हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं। हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई और जेड, एक्स की डायरेक्शन का हमारा यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है आई कैप। आई कैप। वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप। ओके। तो अगर हमने z की डायरेक्शन दिखानी है तो हम कैसे दिखाते हैं, उसके साथ के कैप लगाते हैं। तो सपोज करो हमने अगर किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब इस वेक्टर का x की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ax है, y में ay और z में az है। तो ये होता है हमारे पास वेक्टर को शो करने का तरीका इन कार्टेशियन। और अगर इसका मॉडुलस निकालना है हमने a, तो हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर एक वेक्टर इस तरह से शो किया जाता है तो उसका मॉडुलस हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात बेटा आपको? हाँ जी। तो यस सर। इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस के। तो एक वेक्टर कोई भी दे दिया आपको, सपोज ए वेक्टर ही दे दिया, ये 4i माइनस 3j प्लस के। तो वो कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो इसका यूनिट वेक्टर कैसा होगा, ए कैप, और ये किसके इक्वल होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने का ये तरीका है। यहां से हमें क्या पता लग गया, ए एक्स कितना है यहाँ पे 4। अगर इसको इसी में देखो, इस इक्वेशन इससे इसको कंपेयर करो इसको, तो ए एक्स क्या आ गया 4, ए वाई कितना आ गया, हाँ जी धीरज, ए वाई धीरज सर -3। -3। ए जेड रजत, ए जेड सर 1। 1 है ना, क्योंकि के के साथ क्या लगा होगा, कुछ भी नहीं लगा तो 1 मान लो। तो हमारे पास ये आ गया। तो मैं अगर ए निकालना चाहूँ, यहाँ से ए निकालूंगा मैं, ए क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इधर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 5 प्लस 1 26। तो ए आ गया अंडर रूट ऑफ 26। तो मेरे को ए कैप निकालने को बोला गया था। तो ए कैप क्या आ जाएगा 4i माइनस 3j प्लस के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26। तो ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा ये? यस सर। धीरज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Okay, now our next is a position vector and displacement vector. And displacement vector.
तो अभी हमने क्या किया, ये देखो, ये जो था ना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था। एक वेक्टर को कैसे शो करते हैं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। एक वेक्टर को दूसरी तरह से भी शो किया जा सकता है, उसके पोजीशन वेक्टर से। तो हाउ वी आर गोइंग टू शो दैट, फिर से यही x और ये y, तो मानो आपका पॉइंट जो है वो A पॉइंट है आपका, ये आपका ओरिजिन है, A पॉइंट यहाँ पर है, ये रहा, और वहीं पे B पॉइंट ये रहा, और A पॉइंट को आपने B पॉइंट तक डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारा है O पॉइंट, ओरिजिन O, इसको मैंने X मान लिया, ये Y मान लिया। तो ये मेरा A पॉइंट था, ये B था। तो अभी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो पोजीशन वेक्टर, या इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स भी कह दिया जाता है, ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई के, एक्स वाई जेड की टर्म में। अभी आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर। इसमें क्या होता है, हम ओरिजिन से इसकी दूरी मापते हैं, ये रहा मेरा ओ ए, तो इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ बी, इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। और ये इधर डायरेक्शन भी होगी इसके बाद। और अगर ए से बी मैंने मूव कर दिया मेरा पॉइंट, तो ए बी क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ओ ए, इसके ऊपर मैं वेक्टर लगा दूंगा, इसको क्या कहा जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। वहीं पे ओ बी पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी। और अगर मेरा ये पोजीशन वेक्टर्स हमें क्या बताती हैं, ये देखो, ये पोजीशन वेक्टर्स प्रोवाइड्स अस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये हमें पोजीशन वेक्टर बता क्या रहा है, ये हमें बता रहा है दिस पोजीशन वेक्टर provides two important information। तो पोजीशन वेक्टर से हमें क्या पता लगा, we came to know about the direction of the position of the object with respect to origin। तो हमारे ओरिजिन से हमें इसकी डायरेक्शन का पता लग गया कि ये किस डायरेक्शन में पड़ा है। उसके बाद हमें क्या पता लग गया, हमें पता लग गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमें इसका डिस्टेंस भी पता लग गया। तो हमारा पोजीशन वेक्टर हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, एक तो ये कि ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में है, और कितनी दूरी पे है। तो ये दो चीजें हमें पोजीशन वेक्टर बताता है। अगला हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, so displacement vector is that vector which tells how much and in which direction and in which direction an object
has changed its position, has changed its position in a given interval of time, in a given interval of time। तो हमें यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा है, हमें पोजीशन वेक्टर ये बता रहा है भाई ए से बी इसने कितनी दूरी तय की है और कितने समय में। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या ना शो होगा, ए बी से। तो मेरा ऑब्जेक्ट ए पे था, उसके बाद बी पे चला गया, पहले उसका पोजीशन वेक्टर था ओ ए, अब उसका पोजीशन वेक्टर हो गया ओ बी। तो ए से बी जो है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये मुझे ये बताता है कि मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया है, वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है और कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। रजत, रजत क्लियर है बेटा? आज के लिए बहुत है। रजत आपका रिप्लाई नहीं आया मुझे बेटा, वाह, या तो वॉल्यूम नहीं क्लियर। तो आज हमने शुरू किया था बेटा वेक्टर्स, और वेक्टर्स में क्या है कि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। वेक्टर्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए, पोलर वेक्टर्स एंड पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स क्या थे? पोलर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट या फोर्स। एक्सियल वेक्टर एक एक्सिस के अराउंड, वो कौन सा एक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, एक एक्सिस के अराउंड का इफेक्ट शो करते हैं। इनका एग्जांपल है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने और ब्रॉड क्लासिफिकेशन के बाद और कोई क्लासिफिकेशन की, उसके अंदर क्या होते हैं, हम वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। दो वेक्टर्स जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन है, नेगेटिव वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, को इनिशियल सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, को लीनियर सेम डायरेक्शन वाले, मैग्नीट्यूड सेम ना भी हो तो भी को लीनियर हो गए, सेम लाइन में चलने वाले, को प्लेनर सेम प्लेन में, लोकलाइज्ड एक पॉइंट से शुरू होने वाले, और नॉन लोकलाइज्ड कहीं से भी शुरू हो सकने वाले। तो ऐसे हमने वेक्टर्स को क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने देखा मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो कैसे किया जाता है, वेक्टर के आसपास दो स्टैंडिंग लाइंस लगा दो या वेक्टर के ऊपर का जो ये एरो है वो हटा दो, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर शो करता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट होता है और डायरेक्शन सेम होती है जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर है। तो एक वेक्टर को आप शो कैसे कर सकते हो, उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर से। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलाकर के वेक्टर बन जाता है। तो अगर आपने यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड या मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में देखा कि एक वेक्टर को हम कैसे शो कर सकते हैं और उस वेक्टर का मॉडुलस की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल करके इसको समझा। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा कि हमारे पास एक पॉइंट को दर्शाने के लिए हम पोजीशन वेक्टर का भी शो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ए पॉइंट को शो करने के लिए मैं इसका पोजीशन वेक्टर शो कर सकता हूं ओ ए, वहीं पे बी पॉइंट को शो करने के लिए मैं इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी। कार्टेशियन की जगह पोजीशन वेक्टर भी शो किया जा सकता है। तो पोजीशन वेक्टर मुझे दो इंपॉर्टेंट चीजें बताता है कि ये ओरिजिन से किस डायरेक्शन में है और इसकी ओरिजिन से कितनी दूरी है। तो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए और बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होता है। वहीं पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट या मेरी बॉडी ए से बी अपनी पोजीशन बदलती है तो ए से बी को मैं क्या बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको शो कैसे किया जा सकता है, ए बी के ऊपर एरो लगाकर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करने का है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें क्या बताता है, ये बताता है मेरे ऑब्जेक्ट ने कितनी पोजीशन कितने टाइम में बदली है और किस डायरेक्शन में बदली है। तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से पता लग सकता है। आज के लिए बेटा इतना बहुत है, हम बाकी के टॉपिक्स कल क्लियर करेंगे। कल की क्लास का टाइम मैं आपको व्हाट्सएप करके बता दूंगा।
Okay, thank you very much. Okay, sir.